मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। देखिए, उत्तर प्रदेश के नतीजे आने के बाद सपा यानी अखिलेश यादव के जो जीते हुए प्रत्याशी हैं, उनके भी चेहरे धीरे धीरे खुलकर सामने आते जा रहे हैं और वो चेहरे इतने खौफनाक नज़र आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो लोग जीत कर आए हैं वो कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए सरदर्द बनने वाले हैं। लॉ एंड ऑर्डर उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है, राष्ट्रीयता उनके दिल में कहीं बसती नहीं है और अखिलेश यादव अपने ऐसे प्रतिनिधियों पे इतराते हैं। सपा की वैसे फितरत ही ऐसी है। हम सपा के पूर्व इतिहास को अगर देखें तो कुछ ऐसा ही नज़ारा आपको हमेशा ही नज़र आएगा और वो कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को हमेशा दोहराता है। वो इतिहास दोहरा रहा है अपने आप को। जब जीत के नतीजे सामने आए तो सपा की जो लिस्ट सामने आई थी वो भी बेहद चौंकाने वाली थी। जो नाम सामने आए थे वो भी मैं आपको पढ़कर ज़रूर सुनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले वो विजुअल दिखाती हूँ। जब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी सईदा खातून की जीत का ऐलान हुआ तो उनके समर्थकों ने उनके घर के सामने डुमरियागंज में, उनके दफ्तर के सामने डुमरियागंज में किस तरह से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाए और जो हरकतें थीं वो बेहद शर्मनाक थी। पुलिस गश्त पे थी, पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। आप पहले इस विजुअल को देखिए। ये विजुअल बार बार देखने लायक है क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि आपको अपना प्रत्याशी कैसा चुनना है। और अगर आप इसी तरह के कैंडिडेट्स को चुनकर लेकर आते हैं तो सिस्टम को कभी गाली मत दीजिएगा क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। अगर आपकी चॉइस इस तरह की होती है और फिर सिस्टम को संभालना मुश्किल होता है या लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो उसकी जिम्मेदार सरकार नहीं बल्कि आप होते हैं। ऐसे लोग कितने क्रिमिनल माइंडेड होंगे, कितने एंटी नेशनल होंगे, इस बात का अंदाज़ा तो आपको लगना ही चाहिए। या फिर आप मजाक मजाक में देश के सारे सौहार्द, सुरक्षा, संप्रभुता, इसको भी मजाक लिया हुआ है। नफ़रत इतनी आपकी तेज है कि आप नफ़रत का बीज बोकर प्यार की फसल काटने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये फसल कैसे कट सकता है अगर आपके बीच में आपका चुना हुआ प्रतिनिधि इस तरह का होगा। विजुअल हमने आपको दिखाया। ये विजुअल मैं आपको 2-3 बार दिखाऊंगी क्योंकि ये विजुअल चौंकाने वाले हैं। इस विजुअल को देखकर मेरा सवाल उस मेन स्ट्रीम मीडिया से भी है, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हों, चाहे राहुल कंवल हो, अंजना ओम कश्यप हो, मानक गुप्ता हो या रवीश कुमार हो या ऐसे कई, पंकज झा, पता नहीं कितने कितने नाम हैं, उनकी फहरिस्त लंबी है। क्या ये विजुअल आपको नहीं डरा रहा? आप तो कांटे की टक्कर बता कर इस तरह के कैंडिडेट्स को अपना समर्थन दे देकर, मीडिया कवरेज दे देकर उनको चुनकर लाए हैं। ये पाकिस्तान के नारे आपके लिए तो बचकाने ही होंगे ना राजदीप सरदेसाई जी। राहुल कंवल, ये मजाक की बात होगी कि बच्चों से गलती हो जाती है। शायद ये बच्चे ऐसे जोश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर गलती कर बैठे। राहुल कंवल, आपने तो डिफेंस भी कवर किया हुआ है, आपको पता होगा कि बॉर्डर सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी, हमारे यहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी की शायद उतना बड़ा मसला नहीं है जितना इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट है। हमारे अंदर वाले लोग ही हमें कितने धोखे देते हैं क्या आपको पता नहीं है। बहरहाल इसको लेकर के शिकायत दर्ज कर ली गई है। वो शिकायत की कॉपी भी जो जिन सेक्शंस के तहत
उन पे जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है वो भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सवालों के घेरे में मीडिया अगर है तो सवालों के घेरे में इस देश की जनता भी है, चाहे वो मुसलमान ही क्यों नहीं हो। क्या आप मुस्लिम हैं तो आप भारत में नहीं रहते हैं, और भारत में अगर रहते हैं तो क्या आपको इस देश की मिट्टी से प्यार नहीं है, और अगर प्यार है तो फिर ये कैसा व्यवहार है। क्या आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं सताती है जो इस तरह के प्रतिनिधि को चुन कर लाते हैं। मसला यही नहीं ख़त्म होता है, डर इस बात का भी है कि जिस देख लेंगे ठोक देंगे, हम बता देंगे चिलमधारी पाकिस्तान जिंदाबाद, शाहीन बाग के मॉडल पे एक अलग तरह की जो हिजाबी आंदोलन करने की कोशिश की जा रही थी, किसान आंदोलन में जिस तरह के नारे लगाए गए और पाकिस्तान जिंदाबाद के फिर से जो नारे लगाए गए हैं, ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड बनता जा रहा है, एक फैशन बनता जा रहा है। और इस फैशन में जब कहीं हम कहते थे कि कश्मीर इससे त्रस्त है, कश्मीर टेररिज्म की आगोश में है, शायद ये फैशन पूरे भारत को उसी आगोश में ले जाएगा। ये अलार्मिंग सिचुएशन है इस देश के लिए कि जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन गिरफ्तारी अभी तक नहीं होती है। धाराएं भी कौन सी, धाराएं कौन सी, इन धाराओं को भी पढ़ना ज़रूरी है। चलिए इन धाराओं को भी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। हालांकि साहिदा खातून के ऊपर सिर्फ धारा 144 को तोड़ने के खिलाफ में उन धाराओं को लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन जो धाराएं लगाई गई हैं मैं उसको पढ़ के ज़रूर बताऊंगी। सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा वायरल वीडियो को पर संज्ञान ले लिया गया है। अभियोग पंजीकृत, त्वरित कार्रवाई हेतु कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। दिनांक 10/3/2022 को मतगणना के पश्चात जीत के बाद सपा विधायक साहिदा खातून के कार्यालय डुमरियागंज के सामने अभद्र टिप्पणी करते हुए नारेबाजी करके धार्मिक उन्माद और देश के खिलाफ नारेबाजी करके एक धार्मिक उन्माद फैलाने का वीडियो वायरल हुआ। उसकी सत्यता जांची गई और उसमें जो पाया गया उक्त वीडियो पर संज्ञान लेकर, जिसमें सपा के 200 से 250 समर्थक नाम पता अज्ञात द्वारा नारा लगा रहे थे, जिनको काफ़ी समझा बुझाकर पुलिस फोर्स द्वारा हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस इस काम में सक्सेसफुल नहीं रही। वो मानने को तैयार नहीं थे तथा यह भी बताया गया कि वर्तमान समय में धारा 144 सीआरपीसी लागू है, परंतु वे लोग विधि विरुद्ध जमाव बनाए रहे। इनके इन्हीं समर्थकों द्वारा पूर्व में भी नारेबाजी की गई है, ऐसी नारेबाजी पहले भी की गई है। उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध थाना डुमरियागंज पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुनः आज वादी का बयान लेकर 15 लोगों के नाम पते चिन्हित करते हुए अभियोग में धार्मिक उन्माद, देश के खिलाफ नारेबाजी करना, इस तरह की धाराओं को लेकर के शांति भंग करने जाने के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए धारा 143, 153A, 188 तथा 505(2) भारतीय दंड विधि संहिता के अंतर्गत बढ़ोतरी करते हुए विवेचना एवं त्वरित कार्रवाई की हेतु निर्देश दे दिए गए हैं तथा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये धाराएं इनके ऊपर लगाई हैं, ये धाराएं कितने संगीन हैं ये हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि उम्मीद प्रदेश के जीते हुए जिन्होंने प्रचंड बहुमत के साथ अपनी जीत दर्ज की है उनसे भी है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम मई और जून में भी शिमला बना देते हैं अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर तोड़ता है। वो हम योगी आदित्यनाथ के उस बयान को भी आपको सुनाएंगे। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। प्रदेश के जितने गुंडे सत्ता के संरक्षण में अब तक पल रहे थे वे सभी कान खोल करके सुन लें। 11 मार्च उनके लिए अंतिम वार्निंग होगी। 11 मार्च के बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अपना ठोर ठिकाना पहले ही ढूंढ करके रख लेना। जितने भू माफिया होंगे, जितने खनन माफिया होंगे, जितने आपराधिक प्रवृत्ति के तत्व होंगे, जितने लोगों ने गांव गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा किया होगा,
उन सब की खैर नहीं। और उनसे उस बयान को याद दिलवाते हुए ये आग्रह करेंगे कि समाज एक बार फिर कहीं ऐसा ना हो कि माफिया राज और गुंडा राज के साथ साथ आतंकवाद राज की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आए। इससे पहले आप संज्ञान लीजिए। जो आपने चुनावी रैलियों में बयान दिए थे, उन बयानों को वादों की तरह याद कीजिए और इस तरह के उन्मादी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। सपा ने कैसे कैसे लोगों को टिकट दिए और वो जो टिकट है वो कितना भयावह है, जो जीत दर्ज की गई है वो कितनी आतंकित करने वाली है, इस पर भी हम सबको सोचने की ज़रूरत है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि क्या हम जीत के लिए सौहार्द को ख़त्म करके ये उन्माद फैलाने वाले लोगों को ही ला सकते हैं? क्या ये समाज के परिचायक बन सकते हैं? क्या इन्हें अपने समाज का हिस्सा बनाते हुए सम्मान के साथ अपना विधायक मान लेना चाहिए? कुछ लोगों ने उन्हें जिता दिया, लेकिन झेलना तो हम सबको पड़ेगा, क्योंकि ये जीते हुए कैंडिडेट कहीं ना कहीं हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए बेहद खतरनाक साबित होंगे। अब जाइए सुन लीजिए, आपने जिसको जिताया है, मोदी की नफ़रत में आपने अपने पास वो खतरनाक बारूद पाल लिया जो कभी भी फट सकता है। आज़म खान साहब जो जेल के अंदर हैं और जिनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे हैं, वो रामपुर से जीत चुके हैं। अब्दुल्ला आज़म खान, उनके बेटे, उनके ऊपर भी मुकदमे हैं, फ़िलहाल बेल पर हैं, वो भी जीत गए हैं। मुख्तार अब्बास अंसारी, जिन्होंने मऊ में ऐसे बयान दिए थे कि यहीं के यहीं हिसाब किए जाएंगे, वो भी जीत गए हैं। कमल अख्तर साहब कांट से जीत गए हैं। नाहिद हसन कैराना से, कितना बड़ा जिस पे रासुका लगा हुआ है, जिनकी माँ के ऊपर रासुका लगा हुआ है, हज़ारों केस इनके ऊपर दर्ज हैं, लेकिन ये जीत गए हैं। हाजी इफरान सोलंकी, ये भी जीत गए हैं सिसमाऊ से। इकबाल मसूद संभल से जीत चुके हैं। आशु मलिक सहारनपुर से जीत चुके हैं। मोहम्मदा मुर्तज़ा फूलपुर से जीत चुके हैं। ज़िया और रिजवी सिकंदरपुर से जीत चुके हैं। गुलाम मोहम्मद सिवाल खास से जीत चुके हैं। नवाब जान ठाकुर द्वार से जीत चुके हैं और अशरफ अली खान थाना भवन से जीत चुके हैं। अरमान खान लखनऊ से जीत चुके हैं। आलम वादी निज़ामाबाद से जीत चुके हैं। तस्लीम अहमद नजीबाबाद से जीत चुके हैं। मोहम्मद नासिर मुरादाबाद रूरल से जीत चुके हैं। मोहम्मद यूसुफ मुरादाबाद से जीत चुके हैं। रफ़ीक अंसारी मेरठ से जीत चुके हैं। ज़ियाउर रहमान कुंदरकी से और सुल्तान बेग मीरगंज से जीत चुके हैं। मोहम्मद आदिल मेरठ दक्षिण से जीत चुके हैं। यासर शाह बहराइच से जीत चुके हैं। महबूब अली अमरोहा से जीत चुके हैं। उमर अली खान बेहटा सहारनपुर से जीत चुके हैं। शाजिल इस्लाम भोजपुरा से जीत चुके हैं। मोहम्मद फ़हीम बेलारी से जीत चुके हैं। नासिर अहमद चमरौआ से जीत चुके हैं। नईम उल हसन धामपुर से जीत चुके हैं। सैयदा खातून डुमरियागंज से जीत चुकी हैं। नफीस अहमद गोपालपुर से जीत चुके हैं और मोहम्मद इरशाद खान जौनपुर से जीत चुके हैं। मोहम्मद हसन कानपुर कैंट से जीत चुके हैं और शाहिद मंजूर किठौर से जीत चुके हैं। ये सभी सपा की मदद से विधानसभा पहुंच चुके हैं और विधानसभा ही नहीं, ये आपके बीच में भी हैं और इनके बयान आप याद कीजिएगा ज़रूर। और ये भी याद कीजिएगा कि शायद इनके जीतने की वजह कहीं ना कहीं आपका घर से नहीं निकलना भी रहा। आप अगर वोट करते तो कहीं ये संभव हो सकता था कि वहाँ एक बेदाग छवि वाला, साफ सुथरा, इस देश के बारे में चिंतन करने वाला व्यक्ति जीत कर आ सकता था। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सवाल इस मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़रूर पूछिएगा, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हों, चाहे राहुल कंवल, रवीश कुमार, अजीत अंजुम। हालांकि अब वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं रहे हैं, बड़े पत्रकार कहे जाते थे, आजकल यूट्यूबर हमारी तरह ही हो गए हैं, छोटे पत्रकारों की तरह। और बाकी जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं उनसे भी पूछिएगा, चाहे वंजना कश्यप हो, चाहे सुधीर चौधरी हो, कि आखिर ये जो विजुअल है ये आपको शोर मचाने वाला क्यों नहीं लग रहा है? इस पे डिबेट करके क्यों नहीं इनको जल्द से जल्द
अंदर किए जाने की मांग की जा रही है। देश का सौहार्द ना बिगड़े, इसके लिए आप आवाज़ अपनी क्यों नहीं ऊंची कर रहे हैं? क्यों पत्रकारिता इतनी सेलेक्टिव हो गई है? उनसे ज़रूर पूछिए और अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।